Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर. Of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था. बांधों से विभिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था. इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता है. इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था. कमलपुरम जलाशय नामक हौज सबसे महत्वपूर्ण हौज था. ठीक है, कमलपुरम जलाशय नामक हौज सबसे महत्वपूर्ण हौज था. तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर के भग्नावशेषों को आज भी देखा जा सकता है. इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था. इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय सामान्य नगरवासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विशाल एवं सुदृढ़ किलेबंदी थी. विजयनगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विशाल और सुदृढ़ किलेबंदी थी. किलेबंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनसे केवल शहर को ही नहीं अपितु खेती के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था. अब्दुल रज्जाक के विवरण से भी किलेबंदी कृषि क्षेत्र की पुष्टि होती है. शहर के किलेबंद क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को रखने के कई लाभ और नुकसान है. ठीक है, पहले हम लाभ देख लेते हैं. फर्स्ट, मध्यकाल में विजय प्राप्ति में घेराबंदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था. घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाए. घेराबंदियां कई महीनों तक और यहाँ तक कि वर्षों तक चली रहती थी. ठीक है, घेराबंदियां कई महीनों तक और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती रहती थी. इस स्थिति में बाहर से खाद्यान्नों का आना दुष्कार हो जाता था. किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के परिणाम स्वरूप शहर को अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था. ठीक है, सेकेंड लाभ देखेंगे. इसके परिणाम स्वरूप घेराबंदी के लंबे समय तक चलने की स्थिति में भी जनता को भूखमरी से बचाया जा सकता. ठीक है, लंबे समय तक चलने की स्थिति में जनता को भूखमरी से बचाया जा सकता था. अतिरिक्त अनाज को अन्नग्राहों में रख दिया जाता था. ठीक है, जो अतिरिक्त अनाज होता था उनको अन्नग्राहों में रख दिया जाता था जिसका प्रयोग आवश्यकता के समय किया जा सकता था. इस प्रकार स्थानीय जनता को अनाज की उपलब्धि होती रहती थी. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. इसके परिणाम स्वरूप खेतों में बड़ी फसलें शत्रु द्वारा किए जाने वाले विनाश से बच जाती थी. खेतों में बड़ी फसलें शत्रु द्वारा किए जाने वाले विनाश से बच जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. खेतों के किलेबंद क्षेत्र में होने के कारण प्रतिपक्ष की खाद्यान्न आपूर्ति
संकट में पड़ जाती थी, जिससे घेराबंदी को लंबे समय तक खींचना कठिन हो जाता था और इसे विवशतापूर्वक घेराबंदी को उठाना पड़ता था। ठीक है, अब हानियाँ देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे कृषि क्षेत्र को किलेबंदी क्षेत्र में रखने की व्यवस्था बहुत महंगी थी। कृषि क्षेत्र को किलेबंदी क्षेत्र में रखने की व्यवस्था बहुत ही महंगी थी। राज्य को इस पर ज़्यादा धनराशि व्यय करनी पड़ती थी। ठीक है, किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने के परिणाम स्वरूप घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। ठीक है, घेराबंदी की स्थिति में कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि को बाहर के बाजारों से लाना प्रायः कठिन हो जाता था। ठीक है, यदि शत्रु किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था तो खेतों में खड़ी फसल उसके विनाश का शिकार बन जाती थी। यदि शत्रु किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था तो खेतों में खड़ी फसल उसके विनाश का शिकार बन जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठान सितंबर एवं अक्टूबर के शरद महीनों में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार था। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के शरद महीनों में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार था। इस अनुष्ठान को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में महानवमी के नाम से निष्पादित किए जाते थे। ठीक है, भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में महानवमी के नाम से निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत तथा सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा के साथ साथ भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। ठीक है, इस अवसर पर मूर्ति पूजा, अश्व पूजा के साथ साथ भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा घोड़ों, हाथियों तथा रथों व सैनिकों की शोभा यात्राएं निकाली जाती है। कुश्ती, नृत्य, प्रतिस्पर्धा तथा घोड़ों, हाथियों तथा रथों व सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा को प्रदान की जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा सेनाओं का निरीक्षण करता था। त्योहारों के दिन अंतिम दिन राजा सेनाओं का निरीक्षण करता था। साथ ही नए सिरे से कर निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। मध्यकालीन अधिकांश राजधानियों के समान विजयनगर की संरचना में भी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली परिलक्षित होती है। अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित विजयनगर एक विशाल शहर था। ठीक है, अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित विजयनगर एक विशाल शहर था। इसमें अनेक भव्य महल, सुंदर आवास स्थान, उपवन और झीलें थी। ठीक है, इसमें भव्य महल, सुंदर आवास स्थल, उपवन और झीलें थी, जिनके कारण नगर देखने में अत्यधिक आकर्षक एवं मनमोहक लगता था। जिसके कारण नगर अत्यधिक आकर्षक और मनमोहक लगता था। बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में शाही केंद्र स्थित था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण भवनों को बनाया गया था।
लोटस महल अथवा कमल महल, लोटस महल अथवा कमल महल और हाथियों का अस्तबल इसी प्रकार की दो महत्वपूर्ण संरचनाएं थीं। इन दोनों संरचनाओं से हमें उनके निर्माता शासकों की अभिरुचियों एवं नीतियों के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। शाही केंद्र के भव्य महलों में सर्वाधिक सुंदर कमल महल था। ठीक है, शाही केंद्र के भव्य महलों में सबसे सुंदर कमल महल था। ठीक है, यह नामकरण इस महल की सुंदरता एवं भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था। ठीक है, इस महल का नामकरण महल की सुंदरता एवं भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था। स्थानीय रूप से इस महल को चिंत रजनी महल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह 2 मंजिलों वाला एक खुला चौकोर मंडप है। यह 2 मंजिलों वाला एक खुला चौकोर मंडप है। नीचे की मंजिल में पत्थर का एक सुसज्जित अधिष्ठान है। नीचे की मंजिल में पत्थर का एक सुसज्जित अधिष्ठान है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियों वाले कई सुंदर झरोखे हैं। कमल महल में 9 मीनारें थी। बीच में सबसे ऊंची मीनार थी और 8 मीनारें उसकी भुजाओं के साथ साथ थी। ठीक है, महल की मेहराबों में इंडो इस्लामी तकनीकों का स्पष्ट प्रभाव था, जो विजयनगर शासकों की धर्म सहनशीलता की नीति का परिचायक है। अभी तक विद्वान इतिहासकार इस विषय पर एक मत नहीं हो सके हैं कि इस महल का निर्माण किस प्रयोजन अथवा कार्य के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन में की क्या छवि पाते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अध्याय के विभिन्न विवरणों से विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस दृष्टि से 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा करने वाले निकोलो दे क्रांति, अब्दुर्रज़ाक अफ़ानासी निकितीन और 16वीं शताब्दी में विजयनगर जाने वाले दूर आते बरबोसा डोमिंगो पेस तथा फरनावा नूनिन के विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन विवरणों से पता चलता है कि समाज सुसंगठित था। इन विवरणों से क्या पता चलता है कि समाज सुसंगठित था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन्हें राज्य की सैनिक एवं असैनिक सेवाओं में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। राज्य की सैनिक और असैनिक सेवाओं में उच्च पद प्राप्त किए जाते थे तथा उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जिन स्थानों पर रहते थे वहाँ भूमि पर उनका नियंत्रण था। उस भूमि पर आश्रित लोग भी उनके नियंत्रण में थे। पुजारी वर्ग की हैसियत से उन्हें समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। असंख्य वैदिक मंदिरों के आविर्भाव के कारण मंदिर अधिकारियों के रूप में ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। विजयनगर युग में किसान सामाजिक व्यवस्था का आधार था, जिस पर समाज के सभी अन्य वर्ग निर्भर थे। विभिन्न अभिलेखों में शेट्टी और चेट्टी नामक एक समूह का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, शेट्टी और चेट्टी नामक एक समूह का भी उल्लेख मिलता है। यह प्रमुख व्यापारी वर्ग था जो अत्यधिक धनी एवं संपन्न था। एक व्यापारी वर्ग था जो धनी और संपन्न था। समाज में दास प्रथा को भी प्रचलित था। दास दासियों का क्रय विक्रय होता था। ऐसा प्रतीत होता कि सामान्य लोग छप्पर वाले
कच्चे घरों में रहते थे। सामान्य लोग छप्पर वाले कच्चे घरों में रहते थे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन करते हुए लिखा था, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाले लंबी गलियों में व्यवस्थित है। ठीक है।